बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो हम ये समझते हैं कि सर मैनेजमेंट तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा हुआ है, मैनेजमेंट के बारे में कितने चीजों से बनता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। स्कूल वाला प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या होते हैं? देखो, पुराने जमाने के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस हो जाता है, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। फिर से एक बार, सर मेरा कोई व्यू था, मेरा एक थॉट था, मेरे थॉट को मैं तुमको बताया, तुम एक्सेप्ट करने लगे, तुम्हारे को उसका रिजल्ट मिलने लगा, फिर वो दूसरे को बताया, वो एक्सेप्ट करने लगा, उसको रिजल्ट मिलने लगा। तो किसी के व्यूज को, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू को जब ऑल ओवर यूनिवर्स एक्सेप्ट कर लेगा और थोड़ा बहुत उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी करता रहेगा, वो रूल्स, वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन जाता है? आपका प्रिंसिपल बन जाता है। तो पुराने जमाने में जो मैनेजमेंट है, इसको दो लोगों ने अपने प्रिंसिपल्स लाए थे। कहीं से स्कूल में सुनोगे 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल एक आदमी था, हेनरी फ्यूल, जिसने अपना व्यू रखा। जब पढ़ाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा, उसने अपना व्यू रखा और उसके व्यू को हर कोई एक्सेप्ट करने लग गया। तो जब आपके व्यू को हर कोई एक्सेप्ट करने लगेगा, तो आपका व्यू अब आप व्यू नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोर्ड एंड जनरल गाइडलाइंस। ओके भैया, ये गाइडलाइंस है, मैं बोला ऐसा 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 करना है, तो ये क्या होता है? जनरल गाइडलाइंस है फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। किसके बात कर रहा है? ये किसके लिए बात कर रहा है? मैनेजर। मैनेजर्स को, बिजनेस को जो मैनेज करता है, मैनेजर को हम एक जनरल गाइडेंस दे देते हैं कि भैया ये फॉलो करो, तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसी को क्या बोल गया है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ, किसके लिए? मैनेजर का डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजर के बिहेवियर के लिए जो रूल्स बना दिया है, जो गाइडलाइंस बना दिया, वो क्या बन जाता है? प्रिंसिपल्स। इन अदर वर्ड्स, अ प्रिंसिपल रिफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflect the fundamental truth about the phenomena based on causes and effect। ये जरूरत नहीं, उसी को फिर से लिखा हुआ, causes and effect के बेस को अगर मैं एक्सप्लेन करके रखता हूं तुम्हारे सामने, एक स्टेटमेंट बना देता हूं, क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। सर हमको क्या पढ़ लेना चाहिए? ये पढ़ लेना चाहिए। प्रिंसिपल क्या होता है? एक जो किस चीज में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग। एंड किसमें? बिहेवियर। किसका? मैनेजर का। बस आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक फ्यूल्स के प्रिंसिपल है, ये चैप्टर और सामने से कुछ कुछ चीजें छूटे हुई है। मैं पहले तो ये तुमको इस सीधा प्रिंसिपल से क्लास चालू करता हूँ। 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल है। हेनरी फ्यूल जिसने था, उसने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए। कितने प्रिंसिपल्स बनाए वो तुम्हारे सामने रखा हुआ है। पहला प्रिंसिपल का नाम क्या रखा हुआ है? डिवीजन ऑफ वर्क। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा 4 ही पढ़ेंगे, और 4 ही तुम पढ़ लेना घर में, याद ही कर लेना। 4 से 5 ही पढ़ेंगे, उतना याद कर लेना, काफी होता है। ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, अथॉरिटी एंड, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरा प्रॉमिस है कि 14 का 14 तुमको रटा होगा, और इतना पढ़ा दूंगा कि तुम उसको अपने मन से लिख लोगे। ठीक है, बस सुनते जाना। आओ, पहला प्रिंसिपल चालू करते हैं हम। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांट बांट कर करना, डिवीजन ऑफ वर्क। इसके बारे में देखो क्या है डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। क्या बना रहे हैं हम इसमें? फर्नीचर। फर्नीचर बनाने का काम है। तो अगर मेरे पास एक फर्नीचर बनाने का काम आया, तो मैं पूरा फर्नीचर का काम अकेला करूंगा, या फिर एक ऑप्शन है क्या, अलग अलग लोगों से काम कराता हूं? तो देखो, एक आदमी क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, फिर दूसरा क्या कर रहा है। अच्छा, इससे ये होगा ना, फिर ये ज्वाइंट कर लिया, फिर क्या कर रहे हैं, शेप दे दिए, फिर सैंडिंग, उसको रब करना हो गया, फिर पॉलिशिंग हो गया, फिर फिनिशिंग हो गया, फिर जाकर वो क्या बन जाएगा। तो देखो, या तो एक आदमी पूरा काम कर ले, तो छोटा बिजनेसमैन है। और अगर उसकी फैक्ट्री है,
मैन्युफैक्चरिंग करता है, बहुत बड़े फर्म में काम कर रहा है, तो ऐसे में उसको कितने परसेंट चाहिए टोटल? 7% चाहिए। 7 लोग मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? उसका फिनिश गुड्स बनेगा, और ये क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी में बनेगी। अगर मैं ही सारा काम कर रहा तो बहुत अच्छे से काम नहीं होने वाला। लेकिन मैं अगर 7 लोगों को बैठा दिया, भाई तू बस एक ही काम करना, तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ कटिंग। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? शेपिंग। एक ही काम करना। पिछले 15 साल 20 साल से सिर्फ एक ही काम कर रहा है, तो बताओ ऐसा आदमी जो इतने सालों से एक ही काम कर रहा है वो क्या बन गया होगा? एक्सपर्ट। और जब ऐसा आदमी फर्नीचर बनाएगा तो उसका फर्नीचर की क्वालिटी कितना अच्छा होगा। और कभी भी इसका शेप साइज चेंज नहीं होला, स्टैंडर्ड क्वालिटी बनेगा। हर बार एक जैसा ही सामान बनेगा और बहुत अच्छा क्वालिटी में बनेगा, एक्सपर्ट बना रहे हैं। बताओ तुम सभी, हम जिस टाउन में रहते हैं, भिलाई स्टील प्लांट, यहाँ पर बीएसपी रेल की पटरी बनाता है, एकदम टॉप क्वालिटी की पटरी बनता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा पटरी जाता है। अब बताओ बीएसपी के अंदर जब रेल की पटरी बना रहा है तो एक ही आदमी बना रहा है रेल की पटरी? बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो बहुत सारे लोग किस में बटे हुए हैं मालूम? डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। तो एक डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता होगा। जैसे आपके अगर पेरेंट्स भी बीएसपी में होंगे तो वो किसी एक डिपार्टमेंट में होंगे, और उस डिपार्टमेंट में वो एक ही काम कर रहे होंगे कई सालों से। जैसे मेरे पहचान वाले जो अंकल काम करते हैं बीएसपी में, उनका काम है वो मोल्ड बनाना, जो साँचा रहता है ना वो बनाना, बस उसका काम वही है। और एक पहचान वाले हैं वो जो लोहे को मेल्ट करते हैं ना, वहां वाले डिपार्टमेंट में। तो हर किसी का एक ही काम होता है। वो एक ही काम को कब कर रहा है? एक बार कर रहा है कि हमेशा कर रहा है? डेली 365 दिन कई सालों से सब एक ही काम कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? स्पेशलिस्ट बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। क्या फिर उससे क्वालिटी खराब हो सकता है कभी? नहीं सर, कभी खराब नहीं। तो इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। एक ही काम को जब एक ही आदमी बार बार कर रहा है तो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो फ्योल बताता है, हेनरी फ्योल बताता है कि भैया पहला प्रिंसिपल तुम्हारा डिवीजन ऑफ वर्क। चलो ये थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं मैं, एक टॉपिक से थोड़ा रुकते हैं, फिर इस टॉपिक में आते हैं। हेनरी फ्योल क्या करता था पहले बताता हूँ। हेनरी फ्योल जो आदमी थे ना, ये जो पर्सन थे, माइनिंग इंजीनियर थे, माइंस के इंजीनियर थे, मैथ्स वाले थे ये। ठीक है। तो हेनरी फ्योल क्या करे, जिस समय जिस कंपनी को ज्वाइन करे ना, उस समय वो कंपनी का कंडीशन बड़ा खराब चल रहा था। कंपनी ना इंसॉल्वेंट होने वाला था, कंपनी लॉस में चल रही थी। तब क्या किया इसने? हेनरी फ्योल बोला कि लाओ मैं इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो हेनरी फ्योल ना अपना दिमाग लगाया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाया, अपना कुछ कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ कुछ दिमाग लगाकर इस कंपनी का लॉस से बचाकर टॉप की कंपनी बना दिया। तो जब वो रिटायरमेंट लेने वाला था हेनरी फ्योल उस कंपनी से, तो उसके कंपनी एकदम टॉप में थी। तो सब लोग उसको पूछे कि भैया तुमने ऐसा क्या कर दिया कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और सबसे टॉप की कंपनी बन गई? ऐसा तुमने क्या किया? अब हेनरी फ्योल बोलता है कि देखो मैं ना कुछ कुछ बेसिक्स रूल लगाया, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मैंने लगाया, ऐसे करके उसने कितने पॉइंट्स बताए? 14 पॉइंट्स बताए। बोले इसको इसको मैं किया और मेरा कंपनी अप हो गया। जो उनसे पूछ कर गया, वो भी ये नियम अपने कंपनी में लगाया, और उसका कंपनी भी प्रोग्रेस करने लगा। फिर और कुछ लोग आए, पूछे कि सर आपने क्या किया था अपनी कंपनी में? रिटायरमेंट हो गया, अब तो आपको बस ज्ञान देने का काम है, रिटायरमेंट काम खत्म हो गया। तो बोले देखो मैंने ऐसा ऐसा काम किया था, तो लोग सब लोग उसको नोट कर लेते थे, वो लोग भी अपने कंपनी में जाते थे, उसके पॉइंट्स को लगाते थे, उसके पॉइंट्स को लगाने से उसका कंपनी अप जाता था। ऐसे करते करते बात फैल गई, और फ्योल ने जो 14 पॉइंट्स बताया था उसको हर कोई एक्सेप्ट करने लगा। अब वो जो 14 पॉइंट था वो पॉइंट की जगह पर क्या बनने लग गया? प्रिंसिपल बन गया, हर कोई एक्सेप्ट करने लगा। तो फ्योल भाई साहब ना अपने कंपनी में पहली बार खुद से किए थे। उसके बाद लोग उनको पूछते थे क्या करे क्या करे क्या करे बताओ, फिर वो सब एक्सेप्ट करने लगे। तो धीरे से उनके पॉइंट्स को बुक्स में लिख दिया गया, और नाम क्या लगा दिया गया? 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्योल। तो उसने पहला पॉइंट बताया हेनरी फ्योल ने कि काम जो भी तुम करते हो उसका क्या कर दो? डिवीजन कर दो। क्या तुम्हारे स्कूल में डिवीजन ऑफ वर्क होता है क्या? हाँ होता है, कि ये वाला क्लास ये लेगा, ये वाला क्लास ये लेगा, ये वाला सब्जेक्ट ये लेगा, ये वाला सब्जेक्ट ये लेगा। क्या हॉस्पिटल में डिवीजन ऑफ वर्क होता है क्या? हाँ, हार्ट का सर्जन अलग है, पैर का अलग है, हड्डियों का अलग है, नस का अलग है, सबका अलग अलग होता है। हर जगह पर डिवीजन ऑफ वर्क है। हाँ, अगर आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता। ये जो पढ़ाई कर रहे हो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो। अब मेरा चाय का ठेला है, तो मैं एक आदमी को रखूंगा चाय का उबालने के लिए, एक आदमी को रखूंगा सर्व करने के लिए, मैं तो लॉस में जाऊंगा ना। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो लोग को क्या करना चाहिए? डिवीजन ऑफ। कभी भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो हर एक काम को बांट दिया गया है, एक नहीं कईयों टुकड़ों में बांट दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? डिवीजन। सर इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? इससे एक्सपर्ट पर्सन बन जाएंगे, स्पेशलाइजेशन होगा, कभी गुड्स मेरा खराब नहीं होगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी का आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन बना रहेगा, कभी गुड्स का शेप साइज कलर चेंज नहीं होने वाला। अच्छा, जब अपन लेस का पैकेट खरीदते हैं
तो जो 10 वाला पैकेट होता है, तो कभी वो 10 वाला पैकेट बड़ा दिखता है, कभी 10 वाला पैकेट छोटा दिखता है, कि सेम दिखता है? उसके अंदर का क्वांटिटी जो होता है वो भी क्या होता है, सेम। अच्छा, एक बार इस बार अच्छा लेस नहीं बनाया, पिछली बार अच्छा लेस बनाया था, दुकान वाले टाइप को बोल देते कि नहीं, तो डिवीजन ऑफ वर्क करके रखा होगा, इतना सारा काम को बांटा होगा कि एक ही आदमी इतने ही काम को हमेशा 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 कर रहा होगा, तो बेस्ट बन रहा होगा। थ्योरी पढ़ते धीरे धीरे क्या बोलता है। According to this principle, the whole work must be divided into small tasks or unit instead of assigning the whole work to one person, one task or unit. इतना ही लाइन पढ़ो। पूरे के पूरे काम को मस्ट बी डिवाइडेड इनटू छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में बांट दो। इंस्टेड ऑफ किसके जगह पर, असाइनिंग द होल वर्क, एक ही आदमी को देने का जगह पर एक काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। ठीक है भैया, यही बता रहे थे आप। वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन, एक आदमी को एक काम देना चाहिए, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द। अच्छा, मैं अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। किसको क्या काम दूंगा, जो तेरा क्वालिफिकेशन, जो तेरा एक्सपीरियंस, जो तेरी कैपेबिलिटी, तेरा जो है उसको उसके हिसाब से काम दे दूंगा। जैसे कोई इंजीनियर बीएसपी के अंदर जो इंजीनियर वाला होगा, तो तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो तुम इंजीनियरिंग वाला काम करो, तुम फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हो तो तुम फाइनेंस वाला काम कर लो। तो जो जैसा काम करता है, जिसका जो क्वालिफिकेशन होगा उसको वैसा काम दे देंगे। तुम्हारे स्कूल में भी तो सब्जेक्ट वैसे ही बटा होगा। इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स में मास्टरी किया होगा उसको इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, जो बिजनेस में मास्टरी किया होगा उसको बिजनेस दे रहे हैं, जो अकाउंट का मास्टर होगा उसको अकाउंट दे रहे हैं। तो जिसने जिसमें अच्छा क्वालिफिकेशन लिया होगा उसको वो काम दे देते हैं। आगे ऐसे करने से क्या होगा, व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब, एक ही पार्ट ऑफ मतलब पूरा के एक पार्ट, व्हेन अ पर्सन परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, बार बार एक ही काम को कर रहा है, देन ही विल बिकम, क्या बन जाएगा, परफेक्ट, एंड क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट, एंड द एफिशिएंसी लेवल विल क्या हो जाएगा, इंप्रूव। जब मैं एक ही काम को बार बार कर रहा हूं तो एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मेरा एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। उसके बारे में दिया है। अब एग्जांपल वही वाला रखा है मैंने जो ऊपर तुम्हारे लिए रखा था, ताकि याद रहे। पढ़ लो क्या एग्जांपल है। In a furniture manufacturing company, one person can be asked to cut the wood piece, उसके बाद join them polish, फिर ये जो ऊपर फोटो दिखाया था वही एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ था। तुम्हारे आंसर को बड़ा करने के लिए तुम इसको लिख सकते हो, और अगर इसको नहीं लिखना तो फोटो को दिमाग में रख लो भैया, क्या क्या काम होता है, एक आख लाइन आगे पीछे होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा थ्योरी आएगा इसको लिखना पड़ेगा, वैल्यू बेस्ड में आएगा, पहचानना है, उसके बाद यही यही पूरा लिखना है, यहां से लेकर यहाँ। दो पैराग्राफ में इसलिए रखा है मैंने, कुछ कमजोर बच्चे हैं वो कम से कम ये याद कर ले, और जो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं वो दोनों याद कर ले। ठीक है, और एग्जाम्पल तो हर किसी को रखना है, तुम्हारा आंसर पड़ जाएगा। हर एक प्रिंसिपल का कुछ पॉजिटिव फैक्ट है, कुछ क्या है पॉजिटिव, और कुछ क्या है नेगेटिव। तो उसको वॉयलेशन भी बोलेंगे। तुम्हारे बुक में वॉयलेशन लिखा होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉयलेशन, और एक पॉजिटिव फैक्ट। तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख के रखा हूं, तुम्हारे बुक में जो होगा उसके हिसाब से हेडिंग चेंज कर लेना। वॉयलेशन करके लिखते हैं, पढ़ो। अगर मैं एक ही काम को एक ही आदमी से बार बार कराऊंगा तो मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, स्पेशलाइजेशन, एंड क्या हो जाएगा, इंप्रूव द एफिशिएंसी। ये लिखना है, हर आंसर में लिखना पड़ेगा। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या नहीं करता हूं, एक ही काम को टुकड़ों में नहीं बांटता, एक ही आदमी से पूरा काम करा देता हूं, तो क्या बनेगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। अब अच्छा काम नहीं मिलने वाला, एंड क्या होगा, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन वर्क। अब एक ही आदमी वही वही काम कर रहा तो डबल डबल काम कर देगा, और जो इस आदमी को कुछ आता नहीं, अगर वो काम कर रहा है सारा का सारा, तो क्या कर देगा तुम्हारा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। सोचो भैया, जो एक एक्सपर्ट आदमी जब वो काम करेगा तो आपका मटेरियल खराब कभी नहीं करेगा, वेस्ट नहीं करेगा, और जो अनएक्सपीरियंस वाले को दे दोगे तो क्या कर देगा, मटेरियल को वेस्ट कर देगा। तो तुमको बुक से पढ़ना है। बोलो, पहला फ्यूल भाई साहब ने क्या बताया, एक ही आदमी को पूरा काम देने से अच्छा छोटे छोटे पार्ट को छोटे छोटे टास्क बनाकर उसके क्वालिफिकेशन, उसके कैपेबिलिटी, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से बांट दो। ये बताया पहला, याद तो करना पड़ेगा तुमको। दूसरा क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या है, चैट जीपीटी को बढ़िया लिख के देता हूँ, मस्त बना के देता है। दोपहर के मैं यही करता रहता हूँ तुम्हारे लिए बैठकर, तुमको भी पढ़ना चाहिए। तो देखो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। अब इधर नहीं देखना, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी।
काम देना। ठीक है, बताओ, कहानी पढ़ते हैं क्या, उसके अंदर और चीजें बताऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि यू हैव टू प्रोड्यूस ऑन टाइम, 100 यूनिट बना दे, टाइम पर 100 यूनिट बना देना। टारगेट कितने का दे दिया, तो बोलता है ओके सर आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है मैं काम बराबर करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसको नो अथॉरिटी टू परचेज रॉ मटेरियल, काम तो करने के लिए दे दिया 100 यूनिट बनाना, लेकिन पावर नहीं दिया कि मार्केट से सामान खरीद ले। तो क्या बोलता है, सर देयर इज नॉट इनफ रॉ मटेरियल प्लीज अलाउ टू मी परचेज इट, सामान ही नहीं है, आप कितना बनाने बोले, और मेरे पास सामान नहीं तो मैं कैसे बनाऊं। फिर ये क्या बोलता है, यू आर नॉट ऑथराइज टू परचेज, तुम्हारे पास पावर नहीं है सामान खरीदने का। तो ये बोलेगा कैसे बात करते हो, पावर नहीं दोगे तो मैं खरीदूंगा नहीं, खरीदूंगा नहीं तो आपका टारगेट पूरा कैसे करूंगा। तो बताओ क्या दे दिया था उसने, लेकिन क्या नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दिया, तो फिर क्या होगा। फिर क्या बोलता है, नो मटेरियल, रॉ मटेरियल कुछ है ही नहीं, तो बता रहा है कि ओ नो देयर इज नो रॉ मटेरियल इन द स्टोर रूम, तो टारगेट नॉट। अब तुम ही लोग बता दो कि अगर मैं तुमको क्या दिया और क्या नहीं दिया, तो क्या तुम टाइम पर काम पूरा कर पाओगे, तो तुम्हारा टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा। तो यही फिर कौन बताया, फ्योल सर बताया। फ्योल भाई साहब बोलते हैं कि जब तुम क्या दे रहे हो सामने वाले को, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए उसको क्या दे दो, तभी तो वो काम कर पाएगा। चलो फालतू एग्जाम्पल, ये तो पढ़े लिखे लोगों का, हम लोग तो थोड़ा सा, तो तुम्हारे हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बोला मेरा गाड़ी मेरी गाड़ी में जाओ और मार्केट से कुछ समोसा वगैरह लेकर आ जाओ मेरे लिए करके, सुने क्या बोला, मेरे गाड़ी ले जाओ और मेरे लिए कुछ नाश्ता लेकर आ जाओ। मैं बोला जाओ, तुम लोग क्या बोलोगे, पैसा दो और गाड़ी का, मैं बोला नहीं, जाओ मेरे लिए नाश्ता लेगा, कोई गाड़ी नहीं मिलेगा और कोई पैसा नहीं मिलेगा। कैसा बात करते हो सर, जब हमको अथॉरिटी दे, सॉरी क्या दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम दे रहे हो, तो उसको काम को पूरा करने के लिए क्या दे दो, अथॉरिटी भी दो। अब अथॉरिटी पैसा भी नहीं दे रहा हूँ, गाड़ी की चाबी भी नहीं दे रहा, तो कैसे काम करेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, जब आपको क्या मिलता है तो उसको मैच करते हुए क्या मिलना चाहिए। लेकिन अब सोचो, अगर मैंने तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और क्या नहीं दिया, तो काम तो नहीं होने वाला, लेकिन अथॉरिटी ज्यादा दे दूंगा तो क्या होगा, मिस यूज हो जाए। अब मैं तुमको दे दिया गाड़ी का चाबी, है ना, पैसा छोड़ो, गाड़ी का चाबी दे दिया और टैंक पूरा फुल है, तो तुम जाओगे साथ में 2 लोग को और बैठा लोगे और आधा 5-10 मिनट का सामान लाना होगा, तुमको 1 घंटा लग जाएगा, मिस यूज करोगे, जो हम लोग घर का करते हैं सामान, घर का सामान लेने के लिए बाहर निकलते, गाड़ी का चाबी लेकर आ रहे 5 मिनट में, फिर मिस यूज, कितना देर घूमकर घुमाकर सब टाइम पास करके आ जाएंगे। और अगर मैं क्या नहीं दूंगा तुमको, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा, तो काम नहीं होगा। आओ धीरे धीरे पढ़ते क्या लिखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी लीड टू क्या हो जाएगा, फेलियर। तो यहाँ पर लास्ट में हंस के क्या बोलता है ये, अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजन टू गेटिंग, अरे वो कोई काम का नहीं, ज्यादा खुश हो रहा है वो। यस, इसको पढ़ो धीरे धीरे क्या लिखता है। अच्छा आंसर है यहाँ पर, अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक, हाँ मैं रॉ मटेरियल खरीदने जाऊंगा, तुमको रॉ मटेरियल लिखना ना, पेट्रोल वाला मत लिख देना, है ना, मैं इसलिए अच्छा एग्जांपल रखता हूँ। पिछले साल तक क्या करता था मालूम, मैं वैसे रफली एग्जांपल देता था, बच्चे लोग वही एग्जांपल लिख देते थे कि सर भेजे सेंड टू बाय समोसास एंड ऑल। सो मैं इसलिए इस बार अच्छा एग्जांपल रखा था कि वही लिखो, पढ़ो क्या लिखता है, अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। ओके भैया, अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक अ डिसीजन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जॉब असाइन को पूरा करना। अब पढ़ो क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी बैलेंस और पार्टीज बिटवीन अथॉरिटी एंड, अच्छा जितना अथॉरिटी है उतना क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस, आ जाओ स्लो हो जाओ, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, ज्यादा पावर दे दिया, विदाउट मैचिंग द, may bring नेगेटिव रिजल्ट लाएगा, मिस यूज कर देगा। एंड एक्सेस ऑफ क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा काम दे दिया, विदाउट मैचिंग द पावर, कम दे दिया, विल नॉट अलाउ टू वर्कर टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। ठीक है भैया, पावर ज्यादा दूंगा तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, मिस यूज कर दूंगा, और काम ज्यादा दे दूंगा तो तुम बोलोगे नहीं कर सकता काम, इतना काम दे दिया पावर ही नहीं है तो मैं कहां से करूंगा। तो दोनों का अपना फायदा नुकसान है। एग्जाम्पल वही लिखाऊंगा जो ऊपर रखाऊंगा, इफ अ पर्सन इज गिवन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस कितना 100 यूनिट,
but he is not given the authority to purchase the raw material. If there is no raw material available in the storeroom, as a result he could not complete the target. वही है जो फोटो रखा हूं उसी से रिलेटेड यही रखा हुआ है, तो सेम, ताकि तुम अच्छे वर्ड्स में लिख पाओ। कई बार क्या होता है, आंसर छोटे रहते हैं, उसको बड़ा करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल अच्छा वाला लिखोगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड में आएगा। तो ये इसका पॉजिटिव बताओ, इसका पॉजिटिव क्या होगा? अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपन का मैच करके रखे हैं तो क्या होगा? ठीक है, और क्या होगा? हेल्प इन मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन विदाउट एनी। हाँ भैया, आपने पावर भी दिया, आपने काम भी दिया, तो कोई मिसयूज भी नहीं होगा, और जो काम जितने टाइम में दिया उतने टाइम में पूरा हो जाएगा। नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा? बोलो, अगर मैं ठीक से आपको पावर नहीं दिया या ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दिया, तो क्या होने वाला है? पढ़ लो। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, डिले इन कंप्लीशन इन अ वर्क। अथॉरिटी नहीं दूंगा तो क्या होगा? अब पावर ज्यादा दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये ज्यादा दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को तुमको लिख लेना चाहिए। मैं तो याद भी ना करूं, मैं तो आंख बंद करके सोचूंगा, अगर पावर ज्यादा मिलेगा तो मिस यूज हो जाएगा, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगा तो डिले इन एक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा था। ये भाई सब कौन बताया इसको तुमको? केवल पहला क्या बताया, काम को। दूसरा क्या बताया, अथॉरिटी को मैच करते हुए। तीसरा क्या है? तो तुम्हारे मन में डिसिप्लिन जो आ रहा है यहाँ पर, वो डिसिप्लिन नहीं है, स्कूल वाला डिसिप्लिन नहीं है कि रेड रिबन से 2 चोटी होना चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज शर्ट को इन करके जाना है। वो वाला नहीं है यहाँ पर, स्कूल से बाहर निकलो। क्या है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ते, पहले इसी को पढ़ते हैं, ये क्या क्या बता रहे हैं। हाँ, एम्प्लॉयज कमिटमेंट। एम्प्लॉय मतलब तुम लोग जो काम करते हो, तुम कमिटमेंट करते हो कि आई विल डू माई वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मैं टाइम पर और कम खर्चों में, याद है कि बेटा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली है ना, तो टाइम पर कम खर्चों में काम कर दूंगा। मैं क्या क्या आपको मिला दूंगा, क्वालिटी भी दे दूंगा, प्रोडक्टिविटी भी दे दूंगा, टीम वर्क दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कौन बोल रहा है? ये एम्प्लॉय। तो बॉस भी कुछ प्रॉमिस करेगा कि नहीं करेगा कमिटमेंट? वो भी करेगा। क्या? सुपरवाइजर कमिट करता है कि आई विल प्रोवाइड प्रोवाइड सपोर्ट रिसोर्सेज एंड क्या लिखा है, गुड वर्क। जब ये काम करूंगा बोल रहा, तो मैं सपोर्ट करूंगा, रिसोर्सेज दूंगा, गुड वर्किंग कंडीशन दूंगा। उसके बाद क्या बोलता है, आवर विजन ग्रो टुगेदर। वो तो छोड़ो, ठीक है, तो बोलो, ये अपना कमिटमेंट किया और ये भी अपना कमिटमेंट किया। अब अगर ये अपना कमिटमेंट तोड़ देगा, नहीं है। अगर ये अपना कमिटमेंट तोड़ देगा तो डिसिप्लिन नहीं है। आगे पढ़ते क्या लिखता है, म्यूचुअल कमिटमेंट, दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया तो बिल्ड आता है, ट्रस्ट आता है, रिस्पेक्ट आता है, और क्या आता है, सक्सेस आता है। ओके भैया, अब ये क्या किया, वर्क इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड ऑनर ऑफ द कमिटमेंट, जो भी बोला था उसको पूरा कर दिया। तो ये क्या क्या दे दिया, तो प्रोवाइड द रिसोर्सेज भी देगा, और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देगा, और प्रॉमिस भी करेगा कि मैं सपोर्ट करता हूं। तो बताओ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, किसको डिसिप्लिन में रहना है? ये फोटो का मतलब ये था कि किसको डिसिप्लिन में रहना है। हाँ, ये बोला मैं अच्छा सा काम करूंगा, बोला कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई गुड वर्किंग कंडीशन नहीं मिलेगा, तो काम नहीं होने वाला। तो डिसिप्लिन में किसको रहना है? टॉप लेवल को रहना है कि मिडिल लेवल को रहना है कि लोअर लेवल को रहना है कि तीनों को रहना है? तो यहाँ डिसिप्लिन का मतलब होता है जो कमिटमेंट कर रहे हो उसको पूरा करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, तो डिसिप्लिन में हमको किसको रहना चाहिए, इसको किसको कि दोनों को, दोनों को। अब आओ इसका थ्योरी पढ़ते हैं, बड़ा सिंपल सा है। डिसिप्लिन में ऐसे बोलने से समझ में आ जाता है। हाँ, डिसिप्लिन मीन्स, क्या लिखा हुआ है, ओबीडेंस, ऑब्जर्वेशन नहीं, क्या लिखा रे, ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड रिस्पेक्ट ऑफ द अथॉरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में लिखा है, जो रूल्स में लिखना, उसको ओबे करना, मानना। ठीक है, आगे क्या लिखता है, क्या क्या, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, सभी लेवल में अच्छे सुपीरियर होना चाहिए। दूसरा, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर, हम दोनों के बीच में भी कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। अगला, मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, दोनों के बीच में, ऑल लेवल मतलब तीनों लेवल के बीच में क्या होना चाहिए, मीटिंग कमिटमेंट। ऊपर वाले बॉस बोले थे इस साल अच्छा काम करोगे तो बोनस मिलेगा, मिडिल वाला सबको बता दिया, ऊपर से ऑर्डर आया अच्छा काम करोगे तो बोनस मिलेगा। हम नीचे वाला काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लास्ट में ऊपर वाला बोला बोनस नहीं दूंगा।
डिसिप्लिन नहीं है। अब तुम ये नहीं बोल सकते सर आप तो बॉस हो, वो बॉस बोला मैं नहीं दूंगा, डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा तीनों लेवल में होना चाहिए। अब आगे पढ़ो क्या लिखता है। फ्यूल इंसिस्ट दैट discipline is required at the superior as well as the। अब कितने जगह ऐसा लगता नहीं हम लोग को कि जो बॉस लोग उन लोग को डिसिप्लिन की क्या जरूरत है, हम नौकर है, हमको डिसिप्लिन में रहना है। तो ये क्या बोलता है, फ्यूल क्या बोलता है, नहीं नहीं, बॉस को भी डिसिप्लिन में रहना है और जो एम्प्लॉय होगा उसको भी डिसिप्लिन में रहना है। अब आप ही बता दो, जैसे मेरी क्लास जो चलती है, कोशिश करते हैं कि कभी क्लास में हम लेट ना हो। 5 बजे की क्लास और सबको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करता हूँ। 5 बजे क्लास है तो 5 बजे आ जाओ, लेट आएंगे तो मार पड़ेगा। अब तुम्हारे सर ही डेली 5:30 बजे आते हैं, 5:45 को आ रहे हैं, हम लोग आके बैठे हैं, सर ही नहीं आ रहे, तो ऐसे में क्या क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमारे सर ही नहीं आते तो हम कहीं क्यों टाइम पर जाए। तो कई जगह पर ये प्रॉब्लम होता है कि उनके टीचर ही समय पर नहीं आ पाते, तो बच्चे कहाँ से आएंगे टाइम पर। और यहाँ पर 2 मिनट भी लेट होगा तो मार पड़ता है। 11, अब तो खैर 12 तो सुधर गया सब, 11 में तो बहुत मार पड़ा है सभी को कि टाइम लेट होने के कारण। फिर हाँ, ये जो डिसिप्लिन है ये दोनों लेवल में होना जरूरी है। आगे, द डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट अप्लाई ओनली टू द, सिर्फ नीचे वाले लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट द डिसिप्लिन रिक्वेस्ट रिक्वायर गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल, अ क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट। ये क्या सर बार बार क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, तुम कहीं नौकरी करने जाओगे तो एग्रीमेंट होता है, उसमें लिखा रहता है कि कितना तुम्हारा सैलरी होगा, कितना डीए मिलेगा, पेट्रोल अलाउंसेस, मोबाइल अलाउंसेस, क्या 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 मिलेगा, सब लिखा होता है। तो वो एग्रीमेंट को फॉलो करना है, तुमको भी फॉलो करना है, और किसको फॉलो करना है, तुम्हारे सुपीरियर को भी फॉलो करना है। तो बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टी, और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसमें क्या लगने वाला है, पेनल्टी मिलेगा। चलो एग्जांपल पढ़ो क्या लिखा है। द एम्प्लॉय मस्ट ऑनर, एम्प्लॉय ने कमिट किया कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करूंगा। इन अदर हैंड सुपीरियर भी बोला कि मैं भी तेरे लिए जो जो हो सकता है वो सारा करूंगा, जो फोटो में दिखाता हूँ। तो ये तुम्हारा डिसिप्लिन से रिलेटेड टॉपिक था। बताओ पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव। सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या होगा, सोचो अगर डिसिप्लिन में काम चल रहा है तो इंप्रूव होगा इसका एफिशिएंसी और सिस्टमैटिक काम चलेगा। और अगर नहीं फॉलो करते हो तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा हमारे में, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, केओस आ जाएगा, वेस्टेज ऑफ क्या होगा, रिसोर्सेज, डिले इन वर्किंग। तो ये सारा डिसिप्लिन है। सिंपल जो जो निकाल के रखा हूं पीडीएफ दूंगा, इसी को बढ़िया से याद कर लेना, बुक से पढ़ लेना, वो भी यही लिखा होगा, कुछ अलग नहीं होगा। बोलो पहला क्या बताया था फ्योल भाई साहब ने, डिवीजन ऑफ, दूसरा, तीसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में किसको रहना है, दोनों को रहना है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक, इसमें ना आप चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो, यहां से लेकर ये पूरा, ये ऊपर का 3 पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों अंदर रखा हुआ है, ये तीनों को मैं डिटेल में अंदर लिख दिया था। हाँ अब क्या है, यूनिटी ऑफ, अब यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में जरा सोचते हैं। आप लोगों को कमांड कितने लोगों से मिलना चाहिए, एक से मिलना चाहिए कि दो से मिलना चाहिए, हाँ लेकिन आप लोगों को कमांड कितने लोगों से मिल रहा है, 2 लोगों से, एक ट्यूशन वाले से कमांड मिल रहा है, कोचिंग वाले से, और एक किससे मिल रहा है। तो जब 2 लोगों से कमांड मिलता है तो एक जन बोला नेशनल इनकम को ऐसा ऐसा बनाओ, पार्टनरशिप को ऐसा ऐसा बनाओ, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं नेशनल इनकम को इस तरीके से बनाओ, पार्टनरशिप को इस तरीके से बनाओ, अलग अलग मेथड हो जाता है। तो तुमको कमांड एक से मिलता है कि 2 लोग से मिलता है, तो ऐसे में तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम आता है, किसको फॉलो करे। हाँ, कोचिंग वाले को फॉलो करे, इन्होंने जैसे बताया रेशो ऐसे बनाते, स्टार आइटम लगाओ, राइट ऑफ करो, ओल्ड रेशो में खा जाओ, ये सब हम सिखा दिए। स्कूल वाले बोलते हैं, नहीं इसको ऐसा नहीं करो, इसमें रेशो में जो बांटते उसको दिखाओ, इंटू 2/5 3/5 ऐसे दिखाओ करके। अब तुमको किसको फॉलो करना है, इसको किसको फॉलो करना है। चलो अगर मेरे को फॉलो कर लेते हो, ऑफ कोर्स मेरे को कर लेते हो, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आता है, हाँ सही बोल रहे हो, तुमसे चिढ़ जाते हैं, तुमको कमिटमेंट कर दिया जाता है कि इस बार पास होके दिखा हाफ ईयरली में, इंटरनल पेपर में तुमको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, इसको बोलते हैं ईगो। क्या बोलते हैं इसको, अच्छा अगर वहां वाले को फॉलो कर दिए, मेरे को फॉलो नहीं करे, तो फिर मैं बोलूंगा फिर वहीं पढ़ ले कोचिंग मत, इसको क्या बोलते हैं, ईगो। तो जब सुपेरियर 2 है, सबऑर्डिनेट क्या है, अब जब सबऑर्डिनेट को 2 जगह से ऑर्डर मिलता है, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको फॉलो करो कि इसको फॉलो करो। अगर एक को फॉलो करूंगा तो दूसरे के अंदर प्रॉब्लम आएगा, इसको फॉलो करूंगा तो दूसरे के अंदर प्रॉब्लम आएगा, तो तुम लोग इसका बीच का रास्ता निकालते हो क्या,
तुम लोग क्या करते हो मालूम, स्कूल वाले का होमवर्क जब करना रहता है ना तो ट्यूशन वाले को बोल देते हो कि भैया स्कूल का होमवर्क कर रहे थे इसलिए आपका काम नहीं कर पाए, आपका नहीं बना पाए, और उसको बोल देते हो कि वहां का पढ़ रहे थे इसलिए यहाँ का नहीं कर पाए। तो तुम लोग ना बचते हो, भागते हो, ना इसका ठीक से कर पाते हो ना उसका ठीक से कर पाते हो, एक्सक्यूज देने लग जाते हो। और वहां तो नहीं देते हो लेकिन मेरे को जरूर एक्सक्यूज दे देते हो कि स्कूल का पेपर चल रहा था, स्कूल का होमवर्क था तो हम उसको फॉलो कर रहे थे, उनका फॉलो कर रहे थे इसलिए आपका नहीं कर पाए। तो ये सारा का सारा क्या प्रॉब्लम आता है। तो फ्योल भाई साहब क्या बोलते हैं कि ऊपर जो दो लोग बैठे ना, ईगो थोड़ा कम करो, और कमांड कितने लोग दो, ताकि एम्प्लॉय को क्या ना मिले, कंफ्यूजन ना मिले, वो क्लियर रहे और वो भागे ना, एक्सक्यूज ना दे। आओ पढ़ो क्या लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एम्प्लॉय should receive order from one boss only, because if he receive order from more than, then he will get, इतना सिंपल इंग्लिश है यार, इसको भी नहीं लिख पाओगे तो क्या मतलब, एंड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, किसका करूं समझ नहीं आ रहा। आगे फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आज टू फास्ट इन प्रोडक्शन, काम जल्दी जल्दी करो। एंड सेल डिपार्टमेंट क्या बोलता है, आज कुछ गलत लिखा गया होगा, आज टू गो स्लो एंड मेंटेन द, बोलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलता है, जल्दी जल्दी बना, क्वालिटी वालिटी नीचे। सेल डिपार्टमेंट क्या बोलता है, आराम से बना लेकिन क्या अच्छा बना, क्वालिटी। तो तुम कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी बनाओगे कि क्वालिटी बनाओगे, कंफ्यूज हो गए, भागोगे काम करने से। आगे क्या बोलता है, द एम्प्लॉय विल गेट, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज, सो टू एज टू हुज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय देम, किसका मानो समझ नहीं आ रहा है। चलो पॉजिटिव बताओ क्या लिखता है, अगर तो एक ही से ऑर्डर मिलता है तो इन द माइंड ऑफ द नो ईगो एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन द वर्किंग, कोई ईगो क्लैशेस नहीं आएगा, एक ही आदमी है। दूसरा, द सबऑर्डिनेट, अगर नेगेटिव उसको नहीं मानोगे तो सबऑर्डिनेट विल क्या हो जाएगा, गेट टू स्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग द, बताएगा सर वो वाले सर तो ऐसा बोले थे इसलिए मैं आपको काम नहीं कर पाया, और उनको बोल रहे कि बोले सर ऐसा बोले थे इसलिए मैं आपको काम नहीं कर पाया, तो क्या देने लग जाएगा, ego clashes among the different supervisor या superiors, difficulty in maintaining the discipline in the, कुछ होगा इसके आगे छूट गया तो इसको छोड़ देना, ये 2 पॉइंट लिखना। कितना पॉइंट हुआ। सो लास्ट क्लास में हमने 4 प्रिंसिपल्स फ्यूल के पढ़े। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं आपको याद होगा, किसी का व्यू है और उसको यूनिवर्सली क्या मिल गया, एप्लीकेबिलिटी मिल गई, सब एक्सेप्ट करने लग गए, तो उसके व्यूज क्या बन गए, उसके प्रिंसिपल्स बन गए। तो हेनरी फ्यूल टोटल 14 पॉइंट्स लाया था उसने, जिसमें से हमने कल कितने पढ़े, मेजरली 4, पांचवा आज वापस पढ़ेंगे हम। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क करने से स्पेशलाइजेशन मिलेगा, एक्सपर्ट बन जाएंगे और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी बिजनेस का। सेकंड क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कभी आप किसी को क्या दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तो उसको मैच करते हुए क्या दे दो, अथॉरिटी भी दे दो। और ओवर अथॉरिटी दोगे तो मिसयूज होगा, और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो डिले इन एक्शन, काम सही पर नहीं हो पाएगा। नंबर 3 क्या था, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में किसको रहना है, एट ऑल लेवल, सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट। तो वहां पर आपने फोटो में ये पढ़ा था कि सबऑर्डिनेट बोलता है कि मैं आपको एफिशिएंसी इफेक्टिवली टारगेट को पूरा करूंगा, तो वो भी बोला था कि मैं आपको रिसोर्सेस फंड एवरीथिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड हमेशा किससे मिलना चाहिए, एक से मिलेगा, अगर अलग अलग लोगों से कमांड मिलेगा तो केओस क्रिएट हो सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, सारा पढ़ा था हमने। अब आओ आज किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या रखा मैंने, देखो मैनेजर बोलता है कि मैं न्यू प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, लॉन्च, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कौन बोल रहा है, मार्केटिंग। तो जितने स्टाफ है वो इस न्यू प्रोडक्ट से, न्यू लॉन्चिंग को रिलेटेड काम करेंगे, जैसे कि मार्केटिंग टीम हो गया, सेल टीम हो गया, प्रमोशनल टीम हो गया, सारे के सारे किससे रिलेटेड काम करने वाले होंगे सर, न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड। और सबका डायरेक्शन किसके तरफ होगा,
या मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये बोलेगा ये नहीं कि मैं पुराने प्रोजेक्ट में काम करूंगा, ये नहीं बोलेगा कि मैं दूसरा कुछ सेल करूंगा। तो सबका डायरेक्शन एक दिशा में होना चाहिए। क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड, वन प्लान, वन गोल। वन हेड, वन प्लान, वन गोल। वन हेड, वन प्लान, वन गोल। अगर ऐसा है तो इसको बोला गया डायरेक्शन। ठीक है। चलो, तुम्हारे पेरेंट्स का अभी एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि हमारे बच्चों का 12th अच्छे से निकल जाए। ठीक। तुम्हारे स्कूल के टीचर का भी एक ही प्लान होना चाहिए कि हमारे स्कूल के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाए, 12th का रिजल्ट। कोचिंग वाले का भी एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि तुम्हारा 12th का रिजल्ट अच्छा आ जाए। और तुम खुद, तुम्हारा भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक ही, मेरा 12th का रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो 4 लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम एक और बाकी 3, सब के सब एक ही डायरेक्शन में। अब स्कूल वाला बोल रहा है कि तेरा 12th का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो भी चलेगा, तू कैरियर बना लेगा, डायरेक्शन दूसरा दे दिया। कोचिंग वाला बोला है कि नहीं, आजकल यूट्यूब में बना लो नाचा गाना का वीडियो और इसमें तुम्हारा कैरियर बन जाएगा, डायरेक्शन कुछ और दे दिया। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम दुकान घर का संभाल ले, वो एक अलग डायरेक्शन दे रहे। तुम बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को 12th में अच्छा लाना है, तो डायरेक्शन है कि अलग अलग हो गया? कभी भी गोल अचीव नहीं होना। तो स्कूल वाले का भी गोल, ट्यूशन वाले का गोल, तुम्हारे पेरेंट्स का गोल और तुम्हारा खुद का गोल, सबका एक ही गोल है कि इस साल मुझे 12th में अच्छा मार्क्स लाना है। तो जब सबका गोल एक ही हो जाएगा तो सब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो तुम्हारे दिमाग में वन हेड भी रहेगा, वन प्लान भी रहेगा, वन गोल भी रहेगा। आओ इसको पढ़ के देखे क्या बताना चाह रहे हैं। Unity of direction. According to this principle, one unit means one plan. That is, the efforts of all the member and employee of the organization must be directed. All the efforts of all the members, सभी members का efforts and members के साथ साथ किसका, employee का भी effect कहाँ पर होना चाहिए? Towards one direction. सर कौन कौन? मेंबर्स का एफर्ट्स और किसका, एम्प्लॉइज का एफर्ट किस तरफ होना चाहिए? और वो डायरेक्शन क्या है? अचीवमेंट ऑफ गोल, बिजनेस का गोल अचीव करना। तो मेंबर बोलो या एम्प्लॉय बोलो, आगे वन डायरेक्शन, दैट इज क्या है? अचीवमेंट ऑफ कॉमन। और कॉमन गोल क्या होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल क्या होगा? प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है? प्रॉफिट होता है। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होना चाहिए? परसेंटेज। वैसे बिजनेस का क्या होगा? प्रॉफिट। इफ the principle is applied, it lead to coordination, ये जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहां से पढ़ते हैं। each department and group of having common object must have one head, one plan only। ये वाला लाइन को काट लेता हूं मैं, ये नहीं पढ़ता मैं। अब यहां से पढ़ क्या लिखता है? each department, जितने डिपार्टमेंट होंगे, एंड अ ग्रुप, उसके अंदर के जो ग्रुप होंगे, हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट, सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वन हेड, वन प्लान ओनली, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाना। आगे एग्जाम्पल क्या लिखता हूं मैं? वही जो फोटो रखाऊंगा वही सामने रखाऊंगा। कल भी याद है फोटो से रिलेटेड हम लोग रख रहे थे, इमेज से रिलेटेड। अ कंपनी लॉन्च अ, ठीक है, द मार्केटिंग टीम, सेल टीम, प्रमोशनल टीम, ऑल वर्क अकॉर्डिंग टू द सिंगल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड बाय वन मार्केटिंग मैनेजर। ये जो मार्केटिंग मैनेजर था, कहाँ गया मार्केटिंग मैनेजर हमारा? ये देखो, ये मार्केटिंग मैनेजर जो बता रहा था, सब उसी के तरफ चल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हम्म। This is unity of direction because everyone follows the same plan to achieve the same goal। हर कोई सेम प्लान और सेम गोल के लिए जाएगा, सभी एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो तुम्हारे ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। अब अगर मैं आपको ऐसा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सुनने में भी अच्छा लगेगा और बेइज्जती भी होगा। तुम लोगों को जाना है 12th के किसमें? परसेंट। और तुम यहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट करते हो अप्रैल में। अब अप्रैल से जा रहे तो डायरेक्शन सीधा वही था। अब यहाँ पर तुमको व्हाट्सएप आएगा, यहाँ पर तुमको इंस्टाग्राम आएगा, है कि नहीं? फिर कभी कभी तुमको कौन डिस्टर्ब करेगा? यूट्यूब डिस्टर्ब करेगा। फिर कुछ लोग फेसबुक वाले होंगे, सॉरी तुम्हारा जनरेशन स्नैपचैट है ना, हाँ, वो स्नैपचैट का होगा। तो ये तुम लोगों को क्या कर रहा है? डायरेक्शन से हटा रहा है। तुमको क्या करना है सर? एक ही डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो गोल अचीव हो जाएगा। तो ये पूरा डायरेक्शन तुमको सेम रखना है। बड़ा सिंपल सा था ये, ज्यादा मेहनत नहीं करते। आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है पॉजिटिव इफेक्ट? पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ लो क्या लिखा है।
अगर आप एक ही डायरेक्शन में जाओगे तो अचीवमेंट ऑफ, हाँ एक ही डायरेक्शन जाऊंगा तो गोल अचीव हो जाएगा। दूसरा, एफर्ट्स ऑफ किसका, ऑल एम्प्लॉय गेट यूनिफाइड, मतलब एक जैसा एफर्ट्स होना चाहिए टुवर्ड्स द वन डायरेक्शन ओनली, सभी लोग जितने ऑर्गेनाइजेशन सबका टुवर्ड्स गोल। बोला अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, पता है सर हमको क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ तो रिसोर्सेज एफर्ट सब वेस्ट होगा, और डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये तो मैं हर जगह यूज करूंगा। कोई भी प्रिंसिपल नहीं लगाएगा तो ये होना ही है, और कोई भी प्रिंसिपल लगाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। तो इसको आप एनी टाइम कभी भी यूज कर सकते हो। कितने प्रिंसिपल हुए, रिपीट करो, बोलो, डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा फिर डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ, पांच साइड करते हैं। छठवां नाम बड़ा बड़ा सा है, सिक्स्थ नेम जो है वो बहुत बड़ा सा है, क्या, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, सब ऑर्डिनेशन, सब ऑर्डिनेशन आप और मेरे बीच में सब ऑर्डिनेशन है, किसके किसके बीच का, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का और किसके बीच का, जनरल इंटरेस्ट का। तो ये फोटो से पहले समझने की कोशिश करते हैं, इमेज से बहुत कुछ यही समझ में आ जाएगा। चलो देखो, ये तुम हो और ये तुम्हारा मैनेजर मैं हूं, तो इसको बोलेंगे सुपीरियर, इसको क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट क्या बोलता है, अच्छा यहाँ पर कितना डिस्काउंट देने की बात चल रही है, 20%, तो क्या बोलता है, सर इफ आई गिव यू अ बिगर डिस्काउंट, अगर मैं आपको क्या दे देता हूँ, ज्यादा डिस्काउंट दूंगा, तो आई कैन अर्न, इसका मालिक बोला था जितना बेचेगा उतना तेरे को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये क्या सोच रहा है मालूम, ज्यादा डिस्काउंट में बेचता हूँ। देखो देखो देखो, आपका बॉस ने आपको बताया कि भाई तू जितना बेचेगा उतना तेरे को कमीशन मिलेगा, तो तुम क्या करे, उधारी में बेचने लग गए, डिस्काउंट ज्यादा देने लग गए ताकि कस्टमर ज्यादा आ जाए। तो तुम क्या कर रहे थे, कितना परसेंट डिस्काउंट अलाउ था, तो तुम कितने परसेंट में बेच रहे हो, तो कस्टमर तो आएंगे ना, और तुम्हारा ज्यादा सेल होगा तो तुमको ज्यादा कमीशन मिलेगा, तब ये तुरंत मना करेगा, क्या बोलेगा, देखो, आवर कंपनी हैज अ फिक्स्ड प्राइसिंग पॉलिसी, वी कैन नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो ये मना कर रहा है। तो ये किसके बारे में सोच रहा है, ये किसके बारे में सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, बोलो किसके बारे में सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके बारे में सोच रहा है, ये किसके बारे में सोच रहा है कि भैया ज्यादा बेचूंगा तो ज्यादा कमीशन मिलेगा, ये किसके बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में सोच रहा है कि भाई मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो ये अपने बारे में सोच रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। ये किसके बारे में सोच रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉइंट क्या बोलता है भाई, पॉइंट बोलता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो जो अपने बारे में सोच रहा है, और कौन, जनरल इंटरेस्ट, तू जो बिजनेस के बारे में सोच रहा है, दोनों कैसे होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर ये बोलेगा नहीं मैं अपना अपना कमीशन चाहिए मुझे, मैं ज्यादा ज्यादा बेच देता हूँ डिस्काउंट में, ज्यादा डिस्काउंट दे देता हूँ मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा, उधारी में बेच देता हूँ मुझे ज्यादा कमीशन मिलेगा, नहीं, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, इंडिविजुअली। आपको किसके बारे में सोचना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। तो देखो क्या लिखता है, individual interest, salesperson want a bigger discount to increase his पर्सनल कमीशन, अपना कमीशन ज्यादा होने के लिए ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा बोल रहा है। फिर ये क्या बोलता है, जनरल इंटरेस्ट फॉलोइंग कंपनी पॉलिसी, कंपनी का पॉलिसी फॉलो करो, कितना परसेंट डिस्काउंट देने बोला, 20, तुम ज्यादा नहीं दे सकते, तो बट द चॉइस ऑफ द कंपनीज इंटरेस्ट। खैर इतना समझ में आया क्या क्या बोलना चाह रहा है, अभी मैं कुछ पढ़ाया नहीं हूँ, बस मैं भी सिर्फ इस इमेज को दिखाकर कुछ कुछ बताना चाहता हूँ। तो बताओ तुम लोग, तुम्हारा एक अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटरेस्ट होगा जिसको जनरल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होना चाहिए कि दोनों एक होना चाहिए, तब जाकर क्या मिलने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। जैसे कि तुम्हारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है पैसे कमाना, कैसे भी पैसे कमाना, ठीक है, तुम्हारे घर का इंटरेस्ट है जनरल इंटरेस्ट कि भैया हम लोग को लीगल वे से, सही तरीके से, सही रास्ते से पैसे कमाना, दोनों में फर्क है। या फिर तुम्हारे घर वाले का कॉन्सेप्ट ऐसा कर देते हैं, पैसा कमाने तुम्हारे घर वाले का कि तुम पहले क्वालिफाइड हो जाओ। बोलो तुम्हारे घर वाले क्या चाहते हैं कि हमारे जितने भाई बहन है सब क्वालिफाइड हो जाए, हमारे जितने बच्चे सब क्वालिफाइड हो जाए। तुम क्या सोच रहे हो कि हमको सिर्फ किससे मतलब है, पैसा, अंडर क्वालिफाइड हो तो भी चलेगा, तो तुमको क्या करना चाहिए, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम घर में रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो हमको ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो बताओ
इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट अगर दोनों सेम होगा तो क्या प्रॉब्लम? तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि अच्छा क्वालिफाइड हो, अच्छा पढ़ाई कर, और तुम भी बोल रहे हो मेरे को अच्छा पढ़ाई करना है, तो दोनों अलग अलग सोच रहे हैं कि सेम सोच रहे हैं? देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कुछ और है और जनरल इंटरेस्ट कुछ और है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। किसके तरफ सोचना चाहिए? जनरल इंटरेस्ट के बारे में। जनरल इंटरेस्ट पूरा होगा तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। घर वाले बोल रहे हैं अच्छा क्वालिफाइड हो जा, तुम बोल रहे हैं नहीं मेरे को अच्छा पैसा कमाना है, तो घर वाले जो बोल रहे हैं उसको फॉलो कर, अपना पैसा अच्छा कमा लेगा। हाँ या ना? घर वाले क्या बोल रहे हैं, क्या करना है तुमको? अच्छा क्वालिफाइड, क्वालिफाइड हो जाओ, एजुकेशन लो, पढ़ाई करो, नॉलेज बढ़ाओ। तो अगर पढ़ाई अच्छा करे, नॉलेज अच्छा किया, तो पैसा अपने आप अच्छा कमा पाओगे ना। वो बता रहा है। तो देखो यहाँ थ्योरी क्या लिखता है, किसका सेक्रीफाइस करना है, क्यों सेक्रीफाइस करना है, कैसे चलना है, ध्यान दो। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ है, मस्ट सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद द सम ऑब्जेक्टिव, मतलब हर आदमी अपने अपने ऑब्जेक्ट से काम कर रहा है। कोई बोल रहा है मेरे को एक्सपीरियंस ये, कोई बोल रहा है मैं पैसा कमाने आया, कोई बोल रहा है कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। आगे, एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसका, बोलो ये किसका ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्ट है। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, तुम्हारा ऑब्जेक्ट, एंड आर द सेम डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बोलता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अगर दोनों क्या है, सेम, तो क्या लिखता है, देयर इज, बट इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, तुम्हारा अलग ऑब्जेक्ट है, मेरा अलग ऑब्जेक्ट है, देन क्या करना चाहिए, मैनेजर बीच में आएगा और मैनेजर ट्राई करेगा टू रिकाउंसिल द इंडिविजुअल। हमको समझाएगा कि देख तू अपना जो इंटरेस्ट रखा उसको छोड़ दे, रिकाउंसिल द इंटरेस्ट विथ, और किसके साथ मैच कर ले उसको, ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर तुम ऐसा नहीं मान रहे हो, तो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल गोल मस्ट भी क्या कर देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसको और तीन चार एग्जांपल के साथ सर समझा सकते हैं। जब अपन टीवी में क्रिकेट मैच देखते हैं, तो कोई एक प्लेयर होता है। अब जो एक प्लेयर होता है उसका सेंचुरी बनने वाला होता है। मान लो अगर विराट कोहली है जिसका सेंचुरी बनने वाला है, ठीक है, लेकिन उसको टीम को भी जिताना है। या तो वो अपने सेंचुरी के लिए धीरे धीरे खेलकर अपना रन बना ले, या टीम को जिताने के लिए कुछ अलग तरीके से खेले। तो बताओ, अगर उसको अपना सेंचुरी बनाना है, तो वो स्लो 1-2 सिंगल डबल लेकर धीरे 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 चल रहा है और अपना 100 बना ले रहा है, या फिर रन रेट को मैच करने के लिए फटाफट फटाफट मारेगा, आउट होगा तो आउट होगा चलेगा, लेकिन टीम को जिताना है, क्या करना चाहिए उसको भाई, अपना सेंचुरी बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, कि टीम को विन करना है? तो टीम को विन करना मतलब वो किसके बारे में सोच रहा है सर, जनरल इंटरेस्ट के बारे में। और नहीं, कई सारे प्लेयर ऐसे होते हैं ना, आप लोग देखते हो समझ में आ जाता है ये सेंचुरी बनाने के लिए खेल रहा है, वो तो दिख रहा है कि नहीं सेंचुरी बनाने के लिए खींच रहा है, तो उसको फिर क्या बोल देंगे, कौन सा इंटरेस्ट होता है, इंडिविजुअल। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं भैया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और किसका इंटरेस्ट, टीम का इंटरेस्ट, दोनों कैसा होना चाहिए, सेम। अगर दोनों कैसे दिख रहा है, अलग अलग, तो आएगा मैनेजर, कोच हो गया या कैप्टन हो गया, बोलेगा नहीं तेरे को टीम के लिए खेलना है, तेरे को अपने टीम के लिए खेलना है, नहीं मैं अपने टीम के लिए नहीं खेलूंगा, तो तेरे को अपना पर्सनल जो गोल है उसको क्या कर दे, सेक्रीफाइस कर दे, और किसके लिए खेल, टीम के लिए। टीम जीतेगा तब तेरी वैल्यू, नहीं तो तू सेंचुरी बनाया और टीम हार गया तो क्या ही मतलब होगा। तो कई बार क्या होता है, जब फर्स्ट इनिंग चलता रहता है और दिखता है कि नहीं फर्स्ट इनिंग में 50 ओवर्स है, 20 ओवर्स है, तो मैं सेंचुरी के लिए आराम से मार रहा हूँ, हम लोग देख के बोलते हैं कि इसको जल्दी जल्दी खेलना चाहिए और रन बनाना चाहिए, लास्ट लास्ट का टाइम है। तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, और कौन सा होता है, जनरल इंटरेस्ट। आओ इसके एग्जाम्पल्स में क्या रखा है मैंने, इसका एग्जाम्पल है, काम का चीज होगा तो पढ़ना, नहीं तो ये आंसर ऑलरेडी पढ़ा है क्या, इसका ये आंसर मुझे पहले ही बड़ा दिख रहा है। नहीं, सेंट्रलाइजेशन में कहाँ चले गया मैं, ये कौन पलटा दिया रे, अरे यही है क्या, इसका आंसर ऑलरेडी बड़ा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैं वही रखाऊंगा। A salesperson want to give a huge discount to a customer to increase their personal sale commission. However, the company has a fixed pricing of policy so that manager does not allow the extra discount. चाहिए तो लिखना, नहीं है तो मत लिखना, इसलिए नहीं लिखना क्योंकि आंसर अपने आप में बहुत ज्यादा है।
तो क्या क्या बताओगे सबसे पहले? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल काम करता है उसका अपना क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट। और ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर बताना कि भैया इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों सेम है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू। इफ दोनों के दोनों क्या होगा? सेपरेट होगा, तो कौन बीच में आएगा? और दोनों को क्या करने की कोशिश करेगा? रिकाउंसिल। और रिकाउंसिल नहीं होगा तो किसको अपना गोल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? इंडिविजुअल को। और हमको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है सर। आओ पॉजिटिव फैक्ट क्या बताता है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, यही तो बोल रहा हूं मैं बार बार। भैया हर एक जगह पर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल तो लिख ही देना। ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है? कोऑर्डिनेशन। किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा? तुम बताओ किसके किसके बीच में? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। और नेगेटिव फैक्ट क्या बनने वाला है? लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल। सुनेंगे नहीं एक दूसरे की बात। और तीसरा क्या बताता है नेक्स्ट? फर्म विल नॉट एबल टू अचीव द, ये तो बार बार आ रहा है यार, गोल अचीव होगा, गोल अचीव नहीं होगा। कितने पॉइंट हुए टोटल? 6। नंबर 1 डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर डिसिप्लिन, फिर यूनिटी ऑफ कमांड, फिर एंड 5 साइड हो गया। छठवा बड़ा सा नाम, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रेम्युनरेशन ऑफ, सर रेम्युनरेशन क्या होता है? अगर सैलरी होता तो सैलरी नहीं बोल देते सीधा? सर रेम्युनरेशन क्या होता है? एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर से जो कुछ भी मिल रहा है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, बोनस, पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, वो सब के सबको क्या बोलते हैं? रेम्युनरेशन। कोई भी पैसा आपको मिलता है तो उसको क्या बोल देना? रेम्युनरेशन। आओ रेम्युनरेशन के बारे में पढ़ते क्या लिखता है। क्या फोटो बना है इसमें? यस, ये बता रहा है कि फेयर सैलरी देना है, प्लस क्या देना है? तो हैप्पी इंप्लॉय हो जाएगा। अच्छा, बोनस वोनस मिलता है तो खुश हो जाएंगे। फिर क्या लिखा है? गुड वर्क डिजर्व फेयर रिवॉर्ड। अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा। फिर क्या लिखता है? अगर इसको मिलेगा तो ये क्या फील करेगा? आई फील मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर। भाई मैं मोटिवेट करता हूँ, फील करता हूँ कि भैया इतना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो मैं और अच्छा काम करूंगा। फिर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय कंपनी, रेमुनरेशन ऑफ द कंपनी, क्या लिखा हुआ? बार बार एक वर्ड आ रहा है, कौन सा? फेयर पे, लीड टू हैप्पी एम्प्लॉयज एंड बिजनेस। तो बताओ जब तुम किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो कुछ सैलरी एक्सपेक्ट करोगे। अब वो सैलरी कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ज्यादा कभी नहीं बोलना, कम भी नहीं बोलना। कम बोलोगे तो कम दे देगा, ज्यादा बोलोगे तो ज्यादा तुमको मिलेगा भी नहीं। सैलरी फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे कि अभी तुम लोग सिर्फ 12th पास हो, तो तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे 8 से 10 हजार तो कमा ही लूंगा, फेयर रेम्युनरेशन। फिर तुम ज्यादा क्वालिफाइड हो जाओगे तो 20 से 25 हजार, और अच्छा क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगा तो 1 लाख के आसपास तक होगा। तो हर बार का फेयर रेम्युनरेशन अलग अलग होता है। ठीक है। अब मैं गया चाय के ठेले में काम करने के लिए, 12th फेल हो गए, तो 12th फेल हो गए तो कहीं तो बर्तन गर्ल्स या फिर कहीं पे भी झाड़ू का काम कहीं पे मिल गया। वहां जाकर तुम बताया, क्योंकि तुमने 12th पढ़ाई करी है, तो तुम उसको बोल रहे हो कि फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए। रेम्युनरेशन का प्रिंसिपल पढ़े थे ना, उसको जाकर बता रहे हो कि देखो हमारे ना हेनरी फ्यूल साहब बताए थे, तो 7th नंबर में फेयर रेम्युनरेशन हो, मैं चाय के ठेले में आया हूँ बर्तन वर्तन धोने के लिए, मुझे फेयर रेम्युनरेशन चाहिए। देगा फेयर रेम्युनरेशन? बोलेगा ये फेयर वेयर क्या होता है? फेयर साफ सुथरा कर बर्तन को, और पैसा जितना मिल रहा है डेली का ले जा। तो कंपनी की कैपेसिटी भी तो देखना पड़ेगा। कंपनी का कैपेसिटी क्या है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, वो सबको देखकर तो डिसाइड होगा क्या है। तो यहाँ पर फेयर रेम्युनरेशन डायरेक्ट नहीं चालू हो जाता। आओ पढ़ो क्या लिखता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन must be paid fairly and adequately to give them maximum satisfaction। फेयर भी मिलना चाहिए, पर्याप्त भी मिलना चाहिए, एडिक्वेट भी मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी की पोजीशन देख लेना, कंपनी का पोजीशन देखना आगे। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड क्या देना चाहिए? सैलरी विच वुड गिव देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ, भैया इतना सैलरी मिले कि उसका रीजनेबल, ये सब कंपनी की बात चल रही है। ठीक है। ये छोटे छोटे दुकानों की बात नहीं चल रही, उनमें तो वैसे भी प्रिंसिपल्स नहीं लगेगा। तो फेयर और एक चीज दिखाता है, फेयर रेमुनरेशन मतलब
तुम्हारे जैसे क्वालिफिकेशन वाले को तुम जितना मेहनत करते हो उसको मिलता है 50K, सुने, और तुमको मिल रहा है 30K। फेयर नहीं है, अनफेयर है। यहां पर ये बताना चाह रहा है बार में, सुने क्या बोला, जो तुम्हारी एबिलिटी है, तुम्हारे ही क्लास वाले है, वही सेम काम करता है, उतने ही घंटे काम करता है, उसको मिलता है 50,000 और तुमको कितना मिलता है 30,000, तो अनफेयर है। तो फेयर रेमुनरेशन होना चाहिए, एज पर जॉब भी होता है ये। आगे, द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द, आप बता रहा फेयर कैसे आएगा, क्या होता है फेयर, द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। अब कंपनी का फाइनेंशियल कैपेसिटी देख लो, कंपनी खुद कमा रहा है महीने भर में 20,000, तो तुमको 20-25,000 तो देगा नहीं, वही जो छोटे मोटे कंपनी। तो कंपनी का क्या चेक करना पड़ता है तुमको, फाइनेंशियल कैपेसिटी। फिर क्या चेक कर लेना चाहिए, द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, आसपास वाले को कितना दे रहा है, उसको कितना मिल रहा है, मुझे कितना मिल रहा है, कॉम्पिटिटर को देख लो। एंड अपना क्या चेक कर लो, स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। तो फेयर रेमुनरेशन क्या होता है, मुझे इतना मिलना चाहिए, उसको फेयर बोलते हैं क्या, नो सर। बोलो, अगर आप डिसाइड करते हो कि मेरा फेयर रेमुनरेशन क्या होना चाहिए, तो आपको कितनी चीजें सोचना है, पहले कंपनी का पोजीशन देख लो, ठीक कंपनी में ज्वाइन किया हूं कि नहीं किया हूं, फिर मेरे कॉम्पिटिटर को कितना सैलरी मिल रहा है वो देख लो, प्लस अपने आप का क्या देख लो, स्किल देख लो। ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है, फेयर रेमुनरेशन। और फेयर रेमुनरेशन के बारे में कुछ चीजें और लिखी थी यहाँ पर, कि इतना दो कि उसको क्या मिल सके, इतना पेमेंट दो कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा अप हो सके, और उसके लिए 3 पॉइंट रखा गया था। बोलो, फेयर रेमुनरेशन क्लियर रहेगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर तुमको फेयर रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, पता चल गया कि मेरे साथ वाले स्टाफ को इतना पेमेंट मिलता है, मेरे को कम पेमेंट मिलता है, क्या होगा, काम नहीं करोगे, ऐसे खाली बैठोगे, तो वो तो भगा देगा, वो तो 30 दे रहा था वो भी नहीं देगा। आपके कॉम्पिटिटर को जितना पैसा मिल रहा है आपको भी उतना पैसा मिलना चाहिए, तो फेयर नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, छोड़ देंगे नौकरी, एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएगा। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फेयर रेमुनरेट नहीं करता है, उसके एम्प्लॉय टर्नओवर मिलते हैं। एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय छोड़कर चले जाएगा। इंक्रीज द टर्नओवर, इंक्रीज द टर्नओवर मतलब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा, अगर आप क्या फॉलो नहीं करते हो। और अगर फेयर रेमुनरेशन फॉलो करते हो तो क्या होगा, पॉजिटिव बताओ, गेट मोटिवेटेड, लॉयल्टी रहेगा, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, हमारे कंपनी अच्छा पेमेंट दे रहा है, तो आओ जल्दी जल्दी पढ़ लो क्या क्या मिलता है। पॉजिटिव इफेक्ट, एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड। फिर क्या लिखा हुआ है, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इंप्रूव, भैया हम अच्छे से काम करेंगे, हमारा कमिटमेंट रहेगा। और नेगेटिव क्या रहेगा, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ, सर ये टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय क्या है, सेल्स वाला टर्नओवर नहीं है, नौकरी छोड़ के जाने के नेचर को टर्नओवर बोलते हैं। तो क्या लिखा है, इंक्रीज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय, नौकरी छोड़ के जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसे कंपनी में ज्यादा देर कोई रहना पसंद नहीं करता। एंड क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन, डिमोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो बराबर आपको याद रहना चाहिए रेमुनरेशन के बारे में, इसी को देखकर समझ जाना बस। कभी भी ये पीडीएफ निकाल के देखोगे, इतना ही देख लेना, फेयर होना चाहिए और एडिक्वेट होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाला होना चाहिए। तुम इससे क्या हो जाओगे, मोटिवेटेड हो जाओगे, और ऐसे कंडीशन में तुम्हारा कमिटमेंट भी अच्छा रहेगा। भैया फेयर कैसे पता चलेगा, फेयर चेक करने के लिए कितने चीजें चेक करने पड़ेंगे, 3, कंपनी का पेइंग कैपेसिटी चेक करोगे, और अपने कॉम्पिटिटर का क्या चेक करोगे, सैलरी, एंड अपना क्या चेक करोगे, स्किल चेक करोगे। कितना पॉइंट हो गया सर, 7। 7 एक बार फिर से बोलेंगे सर, नंबर 1 बोलो क्या बनेगा, डिवीजन ऑफ वर्क, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एंड नंबर 5। 5 साइड करो, छठवां नंबर बड़ा सा, सन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, छोटा नाम क्या है, रेमुनरेशन ऑफ पर्सनल। एंड उसके बाद तुम्हारा आता है सेंट्रलाइजेशन एंड, अब ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या कार्टून निकला है, चेक करते हैं इसके बारे में। इन स्कूल, सेंट्रलाइजेशन पढ़ा रहे ना, सेंट्रलाइजेशन in school only the principal can approve educational trip, purchase equipment and organization organize event। तो प्रिंसिपल बोलता है कि मैं ट्रिप, पिकनिक का ट्रिप होगा वो मैं डिसाइड करूंगा,
क्या क्या सामान उसमें खरीद के रखना है वो मैं डिसाइड करूंगा, और इवेंट भी क्या डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। तो ऑल डिसीजन आर, पूरा मैं ही लूंगा। तो ये बोला, ये दीदी बता रही कि मैं कौन सा ट्रिप प्लान कर देती हूँ, नहीं तुम्हारे को कोई राइट्स नहीं है। ये दीदी क्या बोलती है, परचेस इक्विपमेंट मैं कर लेती हूँ, बोले कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोलता है, इवेंट मैं संभाल लेता हूँ, बोले कोई जरूरत नहीं, सब कुछ मैं करूंगा, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में, सारा पावर मेरे हाथ में। तो कैसा फील हो रहा है जी, सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, जब पावर टू टेक डिसीजन, डिसीजन लेने का पावर एक ही के पास में होगा या कुछ लोगों के पास में होगा, उसको क्या बोलना है हमको, सेंट्रलाइजेशन। अब इधर आ जाओ, क्या कहता है ये प्रिंसिपल यहाँ पर, द प्रिंसिपल अलाउ टू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडीज को बांट दिया, टू ऑर्गेनाइज एजुकेशनल ट्रिप, परचेज ऑफ टीचिंग मटेरियल, कंडक्ट अ डिपार्टमेंट इवेंट ऑन देयर ओन, खुद से कर लो। तो बोलो ये क्या डिसीजन लेगा, कुछ नहीं। इसको क्या दे दिया, एजुकेशनल ट्रिप तू संभाल ले। इसको क्या दे दिया, टीचिंग मटेरियल तुम खरीद लो। इसको क्या मिल गया, इवेंट कुछ करना है, कल्चर प्रोग्राम हो गया तो करो। तो बोलो क्या क्या प्रिंसिपल सारा कंट्रोल अपने पास रखे कि बांट दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, सिंपल सा है सर, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इधर पढ़ लो क्या लिखता है, ऑल डिसीजन टेकन बाय द प्रिंसिपल डिपार्टमेंट हेड हैव नो अथॉरिटी, बाकी लोगों को कोई अथॉरिटी नहीं, पूरा अथॉरिटी मेरा। यहाँ क्या बोलता है, प्रिंसिपल डेलीगेट अथॉरिटी, बांट दिया। किसको बांट दिया है, एचओडीज को, मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया। दे मेक डिसीजन ऑफ देयर डिपार्टमेंट, अपना अपना डिपार्टमेंट। आ जाएगा समझ में क्या है, ठीक है। अब इससे हम लोग पढ़ते हैं क्या फायदा मिलने वाला है, बोलो। डिसीजन लेने का पावर अगर कुछ लोगों के पास है, सेंट्रलाइजेशन। डिसीजन लेने का पावर मैं सबको बांट दिया, डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to the concentration of the authorities and power in few hands, in few hands होगा, वो भी किनके पास होगा, तो पावर, डिसीजन लेने का अथॉरिटी किसके पास होगा, कुछ लोगों के पास होगा। तो क्या बोल देना, सेंट्रलाइजेशन। अब इधर पढ़ो क्या लिखता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन मतलब सबको बराबर बांट दिया, क्या चीज का, ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, सभी को बराबर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक कंपनी में क्या होना चाहिए जी, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सबको पावर सब बांट दो तो तुम तो बेच के निकल लोगे। अगर पावर तुम लोगों को मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो तुम मन मर्जी करने लग जाओगे। क्या करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन करूंगा तो स्टाफ हमारा डिमोटिवेट हो जाएगा, मालिक कुछ काम करने नहीं देता, कुछ पावर ही नहीं दे रहा है। तो एक कंपनी को, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या, सेंट्रलाइजेशन और कौन सा, डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। मेजर डिसीजन, टफ डिसीजन, जो बड़े बड़े काम होते हैं उसको किसके पास रखना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन। और जो कॉमन डिसीजन होता है कि हाँ ये सब चल सकता है, तो उसको किसको दे देना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब मेरा एक क्लास यहाँ पर है, एक पीछे कमलेश सर संभालते हैं, एक अभी रिसाली वाला ब्रांच है वहां पर सर्वेश सर संभालते हैं। तो अब क्या करना चाहिए, मेरा 3 हो गया। अब मुझे सेंट्रलाइजेशन चलाना है कि डिसेंट्रलाइजेशन। अगर पूरा पावर बांट दिया, तुम वहां का पूरा देख लो, तुम वहां का पूरा देख लो, तो लोग मनमर्जी करेंगे, कितना सैलरी रखना है, फीस रखना है, फीस रखेंगे, किससे पैसा ले रहे हैं, किससे पैसे ले रहे हैं, कुछ बताएंगे नहीं मुझे, तो पूरा कंप्लीट भी नहीं दे सकता। तो और पूरा का पूरा कंट्रोल मैं कर दूंगा, तो वो लोग वहां काम भी नहीं कर पाएंगे। तो सर को क्या क्या करना चाहिए, फीस डिसाइड करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, कौन से क्लास का कितना फीस होना चाहिए, सारा का सारा टाइमिंग क्या होना चाहिए, सब मैं डिसाइड करता हूँ। पढ़ाने का पावर उनको दे दिया है कि तुम्हारे पास जाओ वहां पर लोगों को पढ़ाओ, कुछ फीस ऊपर नीचे होगा तो तुम कर लेना, कुछ कुछ पावर बांट दिया। तो मैं क्या चला रहा हूँ, सेंट्रलाइजेशन चला रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन चला रहा हूँ कि दोनों चला रहा हूँ। जिस दिन सर पूरा सेंट्रलाइजेशन करेंगे ना, तो वो लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो वो लोग बेनिफिट ज्यादा उठा लेंगे, सर का काम पूरा नहीं होगा। आओ पढ़ो यहाँ पर क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल a company must not be completely centralization, नहीं होना चाहिए, और completely decentralization ये भी नहीं होना चाहिए, but there must be the combination of the both depending on the nature and the size of the organization। यही प्रिंसिपल वाला यहाँ लिख दिया वापस मैंने कि इन अ स्कूल ओनली द प्रिंसिपल कैन अप्रूव द एजुकेशनल ट्रिप, ऐसा सा जो फोटो दिखा है उसी को मैं एग्जांपल लिख देता हूँ।
आएगा समझ में क्या है? फायदा और नुकसान भी बता दो सर। इनकरेज एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय, हाँ डिसेंट्रलाइजेशन दूंगा तो कुछ तो इनकरेज मिलेगा। एंड फास्ट डिसीजन एट द ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन द, तो बताओ फास्ट डिसीजन ले रहा हूं ना तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा? सेंट्रलाइजेशन। नेगेटिव इफेक्ट क्या बनता है? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन एक्शन। पूरा पावर मेरे पास है तो कुछ भी होगा ना तो वो लोग बार बार मुझे फोन करेंगे कि सर ऐसा हो गया, क्या करना है? सर ये एक स्टूडेंट है उसका फीस क्या रखना है? सर ये स्टूडेंट है उसका टाइम क्या रखना है? सर इसको क्या टॉपिक पढ़ाना है? आप बता दो। हर चीज मेरे को बार बार पूछेंगे तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा। डिले इन डिसीजन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल क्या है? रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। तो बोलो किसी कंपनी को कैसे चलाना है? सेंट्रलाइजेशन चलाना है कि डिसेंट्रलाइजेशन चलाना है कि दोनों चलाना है? दोनों चलाना है, ठीक है। और वो नेचर और साइज पर डिपेंड करता है, ठीक। अब आप लोग बताओ, पीवीआर का जो सिनेमा हॉल है वो कहाँ चलता है? सिर्फ और सिर्फ भिलाई में चलता है कि ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में चलता है। तो उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा? एक कहीं पर होगा, मान लो मुंबई में हेड ऑफिस है, सपोज कर लो मुंबई में हेड ऑफिस है, और उसके सारे के सारे स्टोर्स कहाँ हैं? हर सिटी में, हर जगह मॉल में एक एक पीवीआर बन जाएगा। तो अब इनको क्या करना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन चलाएगा तो हेड से पूरा आएगा कंट्रोल। कभी भी मूवी का प्राइस डिसाइड करना है हेड बोलेगा, डिस्काउंट देना है हेड बोलेगा, हर छोटा छोटा चीज हेड बोलेगा, कौन सा मूवी को परचेज करना है, उसको शो चलाना है नहीं चलाना, हेड बोलेगा। तो इतना सारा काम अगर हेड के पास आ जाएगा तो हेड काम नहीं कर पाएगा। कुछ तो पावर देना पड़ेगा, आप लोग यहाँ का संभाल लो। तो कैसे पावर दिया जाता है सुनो। कौन सा मूवी को बाय करना है और प्ले करना है वो हेड बता देगा, और सिटी के हिसाब से वहां का मैनेजर टिकट प्राइस डिसाइड कर लो। जैसे देखो जो मूवी हम लोग यहाँ देखते हैं ना 300-400 रुपए में, क्या लगता है दिल्ली मुंबई में भी उसका रेट 300-400 का? नहीं। तो ये हेड थोड़ी ना डिसाइड कर रहा है, वहीं के मैनेजर बोले नहीं यहाँ पर प्राउड जो है वो ज्यादा पेइंग कैपेसिटी वाला है तो यहाँ पर रेट ज्यादा रख लेते हैं, यहाँ पर रेट क्या करते हैं कम रखते हैं। फिर अंदर का जो कैंटीन रहता है उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। कुछ पावर किसके पास होता है? फ्यू हैंड्स के पास होता है, और कुछ पावर क्या होता है? सबको बांट दिया जाता है। तो बोलो क्रूशियल डिसीजन, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई प्लान करना है, नया पीवीआर खोलना है तो मैनेजर खुद बोल देगा नया पीवीआर और खोल देते, नहीं, ये कहां से ऑफर आना चाहिए? हेड से आना चाहिए। और छोटे मोटे जो डिसीजन होते हैं ऑपरेशनल लेवल काम करने का जो होता है वो किस में आना चाहिए तुम्हारा? डिसेंट्रलाइजेशन। टोटल कितने पॉइंट हो गए सर? 8।